तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। ड्रोन के प्रयोग से किसानों की घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन। रबी की दलहनी फसलों के पैदावार बढ़ाने के उपाय। किसान को खेती बाड़ी के दौरान फसल बुआई से लेकर खड़ी फसलों की देखरेख तक तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो किसान खड़ी फसलों पर खाद और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव समय से पूरी फसल पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब किसान ड्रोन तकनीक की मदद से खेत में खड़ी फसलों पर यूरिया और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसानी से कम समय में पूरी फसल पर कर सकते हैं। जी हाँ, कृषि यंत्रों की श्रृंखला में अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस यंत्र के किसानों के फायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास राघवन से। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग जो कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग में लाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात, ड्रोन होता क्या है। ड्रोन को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जो कि प्लेन जैसा है, जो कि बिना कोई पायलट का हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो ये ड्रोन है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है आज 21वीं सदी में, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और खासकर कृषि में इसका ज़्यादा महत्व होने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में एक किसान ड्रोन का एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ये ड्रोन का जो कृषि में उपयोग को ज़्यादा महत्व दे रही है और इसको अलग अलग किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल में किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की बचत भी होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वहां ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा और इसमें पानी की जो लागत है वो भी कम होगा और हम बहुत जो रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवार नाशक है, इसका जो मात्रा जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम सटीक तरीके से
जितना चाहिए उतना ही हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं और इस पे एक निगरानी रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग आजकल आप लोग सब जानते होंगे नैनो यूरिया और अलग अलग जो रासायनिक खाद है उसका भी हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। उससे हम लोगों का जो एफिकेसी जो है आम तरह से जो हम लोग करते हैं उससे इसका एफिकेसी ज़्यादा होता है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है, इसलिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसानों को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों के प्रकोप, फसलों का डेटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपने के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डेटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल जब करते हैं तो इस ड्रोन का जो है कुछ ऐसे बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर किसान इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ड्रोन का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहला कि जब ड्रोन के जरिए जब हम दवाई छिड़काव करते हैं, इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे। जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं वो लो टू अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में आता है, जो कि लगभग 1 एकड़ में हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब दवाई का मात्रा 1 एकड़ में जितना होना चाहिए उतना उसमें देना चाहिए। दवाई का मात्रा जो रेकमेंडेड एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़ या पर हेक्टर होती है उसको बदलना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात जो है, हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रोन का कितने हाइट में उड़ाना चाहिए, ड्रोन का स्पीड क्या होना चाहिए और कब ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत रूप से भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। DGCA के माध्यम से ये प्रोटोकॉल जारी है। ये आपको कहीं भी वेबसाइट में आप गूगल करेंगे इसको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर ड्रोन ऑपरेशन। जब भी विंड स्पीड हमारा ज़्यादा है, जो हमारे DGCA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में लिया हुआ है कि इतना हवा से ज़्यादा होने पे आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और तीसरी एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ड्रोन जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। किसान ड्रोन कार्यक्रम के तहत कृषि समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारत सरकार की DGCA संस्था से 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें किसानों को ड्रोन को सुचारू रूप से चलाने की सारी तकनीकियां, नियमों और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कोर्स कर किसान आसानी से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन ऑपरेशन के वक्त क्या क्या मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ड्रोन को उड़ाने से पहले उसका जो नोजल है, जो स्प्रे करने का नोजल है, उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। सही मात्रा में सारे नोजल से लिक्विड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो चेक कर लेना चाहिए, और सारे नोजल से सही मात्रा में जो लिक्विड स्प्रे हो रहा है वो चेक करना है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का जो हाइट है वो 1 से 3 मीटर के दायरे में होना चाहिए, और 3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और 1 मीटर से नीचे भी नहीं। और ये एक DGCA का जो दिया हुआ लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन खरीदना चाहता है उसमें सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से। और FPO अपना ड्रोन खरीद के अपने सारे जो मेंबर किसानों के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। और सरकार जो है ड्रोन का जो उपयोग है उसके बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए यही किसान ड्रोन कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया है जो किसान के खेत में जाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। इसके तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी अब डेमोन्स्ट्रेशन का काम शुरू कर रहा है। अलग अलग किसानों के अलग अलग KVK के अंतर्गत हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किसान बंधु इसको देख सकते हैं, इसको देख के और इसका जो उपयोग है उसके बारे में समझ कर आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्लैडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुष्पीय पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लैडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा। तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे। अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लैडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लैडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लैडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब धूप आ रहा है तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का जरूरत है क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत जरूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है अभी इसके पौधे के साथ अब कॉम्पिटिशन में लग गए होंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है। तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेवरल लगा के करने से ही बेहतर है क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लैडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहां से 2 पौधा निकल रहा होगा तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है जो फ्यूजारियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तना गलन बोलते हैं वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तना गलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे की तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लैडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है
जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहाँ पे और एक रोग का भी मतलब उपद्रव होता है जहाँ पे, लेकिन तनागलन से वो कम है, वो है ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और जो ये जो ब्लाइट है इसका जो हम सिम्टम कैसे पता करेंगे, ये पत्ता के ऊपर आएगा और पत्ता के ऊपर ये आसी कलर का और धूसरिया मतलब जो मिट्टी का जैसे कलर है उस टाइप का, और बीच में येलो येलो थोड़ा उस टाइप का जो है सिम्टम मिक्स कलर का आएगा। तो ये जो ब्लाइट के लिए हम मैंकोजेब जो है वो 0.2% के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक उन्नति भी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के कई किसान रबी मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों की खेती करते हैं, जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में चल रही है और इस समय फसलों की देखरेख और पौधे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए इनके प्रबंधन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमारे बिहार में, झारखंड में दलहनी फसलें चना हो गई, मसूर हो गया, मटर हो गया, ये सब जो फसलें हैं ये रबी मौसम में बोई जाती हैं और अधिकतर पैमाने पर हमारे यहाँ चने की खेती अधिक होती है। तो इसमें पोषक तत्व प्रबंधन का ये हम लोग को ध्यान रखना होता है कि राजमा को छोड़ के और जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकरण करती हैं और स्थिरीकरण करके अपने पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारी मिट्टी तक पहुंचाती हैं। तो मिट्टियों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको बढ़ाती हैं, जिससे हमको नाइट्रोजन देने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी हम अनाज वाली फसलों में देते हैं। तो इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको 100 किलोग्राम जो डीएपी होता है प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको देते हैं अंतिम बुआई के समय, अंतिम जुताई के समय। तो वो जो डीएपी होता है, डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी हमको आवश्यकता होती है। मिट्टी की जांच कर लेते हैं, मिट्टी की जांच संसद दी जाती है उसको, परंतु डीएपी के व्यवहार से ही अपना दलहन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसलिए घास से फसल को बचाने के लिए खेत की तैयारी ठीक तरह से करें। और अगर आपकी फसल 20 से 22 दिन की हो गई हो और फसल में घास अधिक है तो इमेजा थापर खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। बस इसमें उसके बाद दलहनी फसलों में हमको देखते रहना है कि सिंचाई का विशेष ध्यान देते हैं, नमी का विशेष ध्यान देते हैं कि नमी अधिक न हो।
सिंचाई के समय, क्योंकि नमी होने की अवस्था में हमारे पौधे गल सकते हैं और उसमें गल के सूख जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। दलहनी फसलें जो भी हैं उनमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, एक सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा तो 2 सिंचाई कर सकते हैं। प्रयास ये करना होता है कि जब हम ब्रांचिंग अगर हो रही है तो नमी हम दे देते हैं, और सामान्यतः ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि फूल बनते समय हम पानी का व्यवहार नहीं करेंगे, फूल बनने से पहले करेंगे। फूल बनने के बाद जब 75% फूल से फली बन जाए तब हम उसका पानी का व्यवहार करेंगे, क्योंकि अगर फूल बन रहा है उसमें हम पानी का व्यवहार कर देंगे तो हमारे सब फूल झड़ने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए नमी के विशेष ध्यान में हम लोगों को ये ध्यान देना अति आवश्यक होता है। जैसे ऐसे किस्मों का चयन करें जिनमें रोग कम लगते हो। ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर खेत की तैयारी निकासी की फसल में कई कीट भी लगते हैं। शुरुआत में लगने वाले कीट जैसे पत्ती लपेटक या बीटिल फसल को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते, और अगर फसल में खरपतवार नहीं है तो इन कीटों का प्रकोप नहीं होता है। बेधक और फल बेधक मक्खी इस फसल के लिए बहुत ही घातक होती है, तथा फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। इसके संक्रमण होने पर एमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की। यदि प्रकोप ETL से अधिक है तो किसानों को प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के मिश्रण को 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 7 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलेमपुर, जिला मुंगेर के कृषक राकेश सिंह ने। ये फसलों को पाले से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती है तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ती, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो, वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही
बुआई के प्रयोग में करें। जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाम, बबुल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।